नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आज काव्य शास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है काव्य हेतु। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कोर्स में रहता है, चाहे द्वितीय श्रेणी अध्यापक हो, स्कूल व्याख्याता हो या कॉलेज सहायक प्रोफेसर जो भर्ती आई है, उन सब के लिए उपयोगी है। और जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के जो भी विद्यार्थी हैं या मेरे स्थानीय महाविद्यालय जहाँ मैं कार्यरत हूँ, श्री परशुराम मदेरणा राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़ के स्नातक तृतीय वर्ष के द्वितीय पेपर, हिंदी साहित्य का जो द्वितीय पेपर है उसके कोर्स में है। इकाई 1 का पहला ही बिंदु है काव्य हेतु। इन पर चर्चा करते हैं। काव्य हेतु की चर्चा के दौरान मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंग्रेजी में एक कहावत प्रचलित है, पोएट्स आर बोर्न नॉट मेड, अर्थात कवि पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। और काव्य रचना करने की जो प्रतिभा होती है वो संस्कारगत होती है, जन्मजात होती है। हर कोई व्यक्ति थे और मैं कवि नहीं बन सका, हर कोई व्यक्ति कविता नहीं लिख सकता है। कविता लिखने के लिए प्रतिभा होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, व्युत्पत्ति होनी चाहिए, यानी आप शास्त्रों को बार बार अध्ययन करते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती है, कुछ आप प्रतिभाशाली होते हैं, आप अधिक से अधिक शास्त्रों को अध्ययन करते हैं तो आप काव्य लिख पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हर कोई व्यक्ति कविता नहीं लिख सकता है। कविता लिखने की जो काव्य लिखने की जो क्षमता है वो संस्कारगत होती है, जन्मजात होती है। तो काव्य हेतु का मतलब यही है कि काव्य लिखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत जो गुण चाहिए वो गुण क्या कहलाते हैं? काव्य हेतु। काव्य लिखने के लिए जो गुण, जो क्षमताएं होती है वो काव्य गुण कहलाती है। अब संस्कृत के अलग अलग विद्वानों ने, आचार्यों ने और पाश्चात्य आचार्यों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं काव्य हेतुओं के लिए। तो देखिए साथियों, काव्य हेतु पोएट्स आर बोर्न नॉट मेड, ये शुरुआत हुई है अंग्रेजी की इस कहावत से कि कवि पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते हैं। अर्थात कविता लिखने की, काव्य लिखने की जो क्षमता है वो संस्कारगत होती है। और काव्य लिखने के लिए जो गुण चाहिए वो गुण क्या कहलाते हैं? काव्य के हेतु। हाँ, हरमान प्रजापत, कमल डूकिया, बीरबल राम, गुड मॉर्निंग। अलंकार क्रम से होंगे, आगे हो जाएंगे। न चुरा को नचे में न रहने, अलंकार भी करा देंगे। अब देखिए, मैं संस्कृत के विभिन्न आचार्यों को क्रम से बताऊंगा कि किन किन आचार्य ने क्या क्या काव्य के हेतु बताए हैं। सबसे पहले आते हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने 3 काव्य हेतुओं की चर्चा की है। सबसे पहले संस्कृत के आचार्य हुए हैं आचार्य दंडी। दंडी ने किन काव्य हेतुओं की चर्चा की है? नंबर 1 जो दंडी के काव्य हेतु का नाम है वो है नैसर्गिक या जन्मजात प्रतिभा। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक, नैसर्गिक या जन्मजात प्रतिभा। प्रतिभा क्या होती है आप सबको पता है, ये नैसर्गिक होती है और जन्मजात होती है। प्रतिभा मतलब बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंसी। वो एक उदाहरण द्वारा प्रकट करना चाहूंगा कि क्लास के एक विद्यार्थी को एक बार पढ़ने पढ़ाने से ही वो विषय वस्तु याद हो जाती है, और एक विद्यार्थी है जिसको 10 बार पढ़ने के बाद भी वो पूरी तरीके से याद नहीं होती। तो ये प्रतिभा के कारण होता है, ये बुद्धि लब्धि के कारण होता है। तो आचार्य दंडी पहला काव्य हेतु क्या मानते हैं? नैसर्गिक या जन्मजात प्रतिभा। दूसरा है निर्मल शास्त्र ज्ञान। दूसरा काव्य हेतु मानते हैं निर्मल शास्त्र ज्ञान। निर्मल शास्त्र ज्ञान यानी शास्त्रों का आपको अच्छा अध्ययन होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और तीसरा है आनंदाभियोग अर्थात अभ्यास।
तीसरा काव्य हेतु क्या है? अभ्यास, या इसे कहते हैं आनंदाभियोग। अब अभ्यास किसका? लगातार काव्य लिखने का। लगातार आप काव्य लिखोगे तो धीरे धीरे गलतियों से निजात पाकर अच्छा काव्य आप देने में माहिर हो जाओगे। तो आचार्य दंडी के अनुसार ये काव्य के 3 हेतु माने गए। दूसरे आचार्यों में हम चर्चा करेंगे आचार्य वामन के अनुसार काव्य के हेतु कौन कौन से हैं। दूसरे आचार्य हैं आचार्य वामन। वामनाचार्य ने क्या क्या दिए हैं? वामनाचार्य ने दिए हैं, एक तो एकाग्रता, एकाग्रता होनी चाहिए। चित्त की एकाग्रता यदि आपके पास नहीं है तो आप काव्य नहीं लिख सकते हैं। तो जो भी साथी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या कोई भी हम कार्य करते हैं तो जब मन लगाकर काम करेंगे तभी अच्छा काम होगा। बिना मन तो वो कहने ना मन काम है। तो मन लगाकर जो कार्य होता है वो अच्छा कार्य होता है। यही आचार्य वामन कहते हैं कि चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। तो पहला काव्य का हेतु है चित्त की एकाग्रता वामन के अनुसार। और दूसरा है लोक व्यवहार ज्ञान। मैं लिख देता हूं, चित्त की एकाग्रता। और इनका दूसरा है लोक व्यवहार ज्ञान। लोक व्यवहार ज्ञान यानी लोगों का जो व्यवहारिक ज्ञान है, लोक व्यवहार ज्ञान। जो लोक व्यवहार ज्ञान है वो क्या कहलाएगा? इसको मैं कोष्टक में लिख रहा हूं, विद्या। ये लोक व्यवहार ज्ञान कहलाता। यानी आपके पास सामान्य विद्या होनी चाहिए, लोक व्यवहार ज्ञान होना चाहिए और चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए, तभी आप काव्य लिख पाओगे। तो वामन के अनुसार इन काव्य हेतुओं की चर्चा की है। फिर हम चर्चा करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में इससे प्रश्न भी पूछा गया, आचार्य कुंतक ने किन काव्य हेतुओं की चर्चा की है। तीसरे है आचार्य कुंतक, और ये विभिन्न परीक्षाओं में इनका प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए मैं इनको थोड़ा महत्वपूर्ण बताता हूँ। और जो स्नातक के छात्र हैं उनके लिए ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, काव्य हेतु किसे कहते हैं। छोटे प्रश्न आते हैं जो अति लघुत्रात्मक 2-2 अंक के, उसमें ये प्रश्न आ सकता है काव्य हेतु किसे कहते हैं। यह प्रश्न आ सकता है काव्य के हेतु कितने माने गए। तो काव्य हेतु किसे कहते हैं, इसका प्रश्न का उत्तर आप यदि देना चाहो तो काव्य लिखने के लिए जो आवश्यक गुण चाहिए उन्हें हम काव्य के हेतु कहते हैं। आचार्य कुंतक ने किन किन काव्य हेतुओं की चर्चा की, कितने काव्य हेतु माने हैं? काव्य हेतु 3 माने। कौन कौन से काव्य हेतु 3 माने गए हैं? जिनमें पहला है शक्ति, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। ये 3 काव्य के हेतु माने, शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। शक्ति क्या? वो तो शक्ति है क्या? वही प्रतिभा है। शक्ति हो गई, व्युत्पत्ति हो गई, व्युत्पत्ति यानी शास्त्र ज्ञान, और चौथा अभ्यास। तो आचार्य कुंतक के अनुसार ये 3 काव्य हेतु। सुरेश बिश्नोई, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। ठोकल जी माचरा, राम राम। डोंगर जी सियोल, जय भोलेनाथ। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों से निवेदन है इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो काव्य शास्त्र की तैयारी करने वाले, चाहे कॉलेज लेक्चरर के प्रतिभागी हो, चाहे स्कूल लेक्चरर 2nd ग्रेड या स्नातक, क्योंकि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सिलेबस में स्नातक तृतीय वर्ष के द्वितीय पेपर में ही काव्य शास्त्र कोर्स में है, या जो पोस्ट ग्रेजुएशन MA कर रहे हैं, चाहे कोटा ओपन से हो, चाहे इग्नू से हो या किसी भी विश्वविद्यालय, तो उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी। तो देखिए साथियों, आचार्य कुंतक के बाद हम आचार्य मम्मट की चर्चा करेंगे। आचार्य मम्मट, 4 आचार्य हैं, उनमें आचार्य मम्मट। मम्मट ने काव्य के कितने हेतु माने हैं? मम्मट ने भी काव्य के 3 हेतु माने। कौन कौन से 3 हेतु माने हैं? शक्ति, निपुणता और अभ्यास। शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये काव्य के 3 हेतु माने। तो अब मैं अगला पेज ले रहा हूं। ये आपको थोड़े से आंकड़े याद रखने हैं, इनकी ये डाटा याद होने के। आचार्य वामन ने कौन कौन से माने हैं, कुंतक ने कौन से माने हैं, मम्मट ने कौन से माने हैं और दंडी ने कौन से माने।
अब है संस्कृत के काव्य शास्त्र में काव्य माताओं का जिक्र किया गया है। वो काव्य माताएं कौन कौन सी है और कितनी है, ये भी काव्य हेतु के लिए एक आवश्यक प्रश्न उत्पन्न होता है। जिस एग्जाम में रिटन परीक्षाएं हैं वहां पर ऐसा पूछा भी जा सकता है कि काव्य माताएं कितनी हैं, क्या है, कहाँ उल्लेख है। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य माताओं का उल्लेख है और काव्य माताएं 8 है। तो वो कौन कौन सी है उन पर मैं जिक्र करूंगा। काव्य माताएं कौन कौन सी है उन पर देखिए। तो संस्कृत में एक श्लोक में काव्य हेतुओं की चर्चा करते हुए 8 काव्य माताओं का उल्लेख किया गया है। वो 8 काव्य माताएं कौन सी है उन पर मैं जिक्र करूंगा। शरीरगत स्वास्थ्य, शरीरगत स्वास्थ्य पहली काव्य माता जिसका जिक्र होता है। शरीरगत स्वास्थ्य यानी व्यक्ति के पास स्वस्थ शरीर होगा तभी वो काव्य लिख पाएगा। बीमार आदमी बीमारी से परेशान रहेगा, उससे काव्य लिखने में परेशानी होगी। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है प्रतिभा, तीसरा है शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान। चतुर्थ काव्य माता का जिक्र करूंगा। चतुर्थ जो काव्य माता है वो है देवता और गुरु में भक्ति। देवता और गुरु में भक्ति यानी व्यक्ति के पास अपने गुरुजनों, अपने माता पिता और देवताओं के प्रति, अपने धर्म के प्रति सम्मान होना चाहिए। हिंदू धर्म के संदर्भ में देवता शब्द आएगा और बाकी अन्य धर्मों के लिए अलग अलग अपने, जैसे मुस्लिम धर्म के लिए रब है। तो अपने धर्म के प्रति, देवताओं के प्रति, अपने धर्म की पूज्य ग्रंथों के प्रति, माता पिता के प्रति आदर होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। अपने गुरु के प्रति भी भक्ति होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये नम्रता के भाव हो, जैसे मैं एक बीच में छोटी सी बात करूंगा कि कोई भी विद्यार्थी यदि अपने गुरु से मिलता है और उसको गुरु से मिलने पर गुरु के पैर छूने में झिझक महसूस होती है तो उसमें वो काव्य प्रतिभा नहीं आएगी। जिसे पैर छूने में भी शर्म हो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के, जो व्यक्ति पैर छूता है ना नियमित रूप से दोनों हाथों से, उसके अंदर नम्रता आती है। जिस व्यक्ति के पैर छू रहा है, जिस महान व्यक्ति के, अपने माता पिता के, उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उस विद्यार्थी में आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, तो 4 नंबर देवता और गुरु में भक्ति। 5 नंबर है विद्वानों के साथ वार्तालाप। विद्वानों के साथ वार्तालाप। विद्वान कौन से? जो भी विषय की ज्ञाता होते हैं उनके साथ विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए, जिससे काव्य लिखने की प्रतिभा उत्पन्न होती है, अभ्यास होता है वार्तालाप करने से। नेक्स्ट 6 नंबर है बहुश्रुतता। बहुश्रुतता, बहुश्रुतता क्या है? सुनने की क्षमता, यानी सुनने की क्षमता होनी चाहिए, बहुश्रुतता। फिर है 7 नंबर प्रबल स्मरण शक्ति। प्रबल स्मरण शक्ति यानी स्मरण शक्ति होनी चाहिए आपकी, प्रबल स्मरण शक्ति, स्मरण याद रखने की क्षमता होनी चाहिए। हालांकि आप नई टेक्निक से याद भी रख सकते हैं। विदा में खावणे में अकल नहीं आवे, क्या करें मारवाड़ी में कहावत है। तो आपको बार बार अभ्यास करना चाहिए, उससे आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ सकती है। और हिंदी में एक कहावत भी प्रसिद्ध है, एक दोहा भी प्रसिद्ध है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी पंडित बन सकता है। मेरे जैसे आपके सामने खड़े ही हैं, 10वीं में सामाजिक में मेरे 38 नंबर है, कितने 38, फिर भी बंदे की हिम्मत देखो आर्ट्स ली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभ्यास करने के बाद व्यक्ति सक्षम हो सकता है, याद कर सकता है, वो भी ज्ञानी बन सकता है, कोई भी विषय का, कोई भी क्षेत्र का। लास्ट है जो 8 नंबर काव्य माता है, काव्य हेतु है, जो संस्कृत काव्य शास्त्र में माना गया है, वो है चित्त की प्रसन्नता। चित्त की
प्रसन्नता, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, आप मन से खुशी होने चाहिए, तब आप काव्य लिख पाओगे। मन में विभिन्न प्रकार की बुरी भावनाएं हो या मन दुखी हो तो उस समय आप काव्य लिखने में थोड़े सक्षम कम हो। तो साथियों, अब मैं समग्र रूप से चर्चा करूंगा, यानी ये जितने भी वर्णन आपने पढ़े, 4 तो पहले हमने कवियों का पढ़ा, फिर ये संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार इन 8 काव्य माताओं का जिक्र किया। इसके बाद हम ये निष्कर्ष पर निकलते हैं, और विभिन्न विद्वानों ने भी ये निष्कर्ष माना है कि हिंदी में मूल रूप से काव्य के 3 हेतु माने गए। जो काव्य के 3 हेतु माने गए, अब उनका मैं जिक्र करूंगा। काव्य के 3 हेतु माने गए। पहला हेतु है प्रतिभा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाता है कि काव्य का हेतु कौन सा है, तो प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। तो अब प्रतिभा किसे कहते हैं? ये जो प्रतिभा होती है, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंसी, आईक्यू, बुद्धि लब्धि, प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि आईक्यू कितनी होती है? 140। ये एक मापन का सूत्र है जो मनोविज्ञान में पढ़ते हैं हम। बुद्धि जब टॉपिक पढ़ते हैं, उस मनोविज्ञान में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के द्वारा वास्तविक आयु, अनुमानिक आयु इंटू सोन, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, मुझे तो कंफर्म याद नहीं है। जब हम पढ़ते थे, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते थे, उस समय ये सब चीज़ें याद भी थी, वापस पढ़े नहीं इसलिए भूल गए। तो उस फॉर्मूले से बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है, और जिसकी आईक्यू 140 या उससे अधिक हो वो क्या कहलाता है? प्रतिभाशाली। तो काव्य लिखने के लिए पहला मूल हेतु क्या माना जाता है? प्रतिभा। प्रतिभा या तो जन्मजात होती है या ईश्वर के द्वारा प्रदान होती है। जन्मजात एवं ईश्वर प्रदत्त होती है प्रतिभा। आप प्रतिभा बाद में हासिल नहीं कर सकते। अब इसी प्रतिभा के बारे में देखिए, पूर्व जन्म के संस्कारों से भी प्रतिभा उद्भूत होती है। शास्त्र ज्ञान, शिक्षा तथा अभ्यास इसका परिष्कार करते हैं। प्रतिभा का परिष्कार करने के लिए शास्त्र ज्ञान है, ये क्या करते हैं? अभ्यास है, शास्त्र ज्ञान है, धीरे धीरे प्रतिभा को और प्रतिभाशाली बनाते हैं। आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, आप उनका अभ्यास करते हैं, आप विद्वानों के साथ वार्तालाप करते हैं, तो आपकी प्रतिभा ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो ये प्रतिभा का परिष्कार करने वाले, यानी अन्य जो 2 काव्य हेतु हैं, व्युत्पत्ति और अभ्यास, वो प्रतिभा का परिष्कार करते हैं। आगे देखिए, इसी में आचार्य हेमचंद्र ने भी कहा है कि प्रतिभा काव्य का प्रमुख हेतु है। शास्त्र ज्ञान तथा अभ्यास तो प्रतिभा को पुष्ट बनाते हैं, परिष्कार करते हैं। अतः काव्य का मूल एवं सबसे प्रमुख हेतु क्या है? प्रतिभा। ये आपको याद रखना है, यहाँ ये महत्वपूर्ण है। मूल हेतु, यानी विभिन्न विद्वानों ने काव्य के मूल हेतु किसको माना है? प्रतिभा। क्यों माना है प्रतिभा को? क्योंकि जो अभ्यास और व्युत्पत्ति है वो इसका परिष्कार करते हैं। तो मूल रूप से ये खुद काव्य हेतु है। अब देखिए, दूसरे काव्य हेतु पर हम चर्चा करेंगे, व्युत्पत्ति। दूसरा जो काव्य हेतु है वो है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या होती है? व्युत्पत्ति ये है कि लोक शास्त्र ज्ञान, यानी लोक व्यवहार से, शास्त्रों के ज्ञान से जो एक निपुणता हमें आ जाती है, वो व्युत्पत्ति कहलाती है। उत्पन्न करने की शक्ति, व्युत्पत्ति या उत्पन्न करने की शक्ति। व्युत्पत्ति से तात्पर्य उस निपुणता से है जो शास्त्रों के अध्ययन तथा लोक व्यवहार ज्ञान द्वारा अर्जित की जाती है। व्युत्पत्ति कैसे उत्पन्न की जाती है? शास्त्रों के अध्ययन से और लोक व्यवहार ज्ञान से एक निपुणता आपके अंदर आ जाती, काव्य लिखने की एक निपुणता आ जाती, वो व्युत्पत्ति कहलाती। इसके बारे में आप सबको विदित है कि वैसे व्युत्पत्ति काव्य का प्रमुख हेतु नहीं है, क्योंकि बहुत से अशिक्षित लोग भी अच्छे काव्य की रचना करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हिंदी साहित्य में मैं देना चाहूंगा, कबीर, सूर। तो कहां से उन्होंने हासिल की? उन्होंने कभी मसी कागज को छुआ नहीं। कबीर कहते हैं मसी कागज को हाथ नहीं लगाए। तो उनके पास काव्य की प्रतिभा कहां से आई?
तो जरूरी नहीं है शिक्षा हो, अभ्यास से भी आप लोक शास्त्र ज्ञान से, अभ्यास से, प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आपकी हुई नहीं है फिर भी आप काव्य लिख सकते हो, क्योंकि संसार में ऐसे खूब सारे कवि है जो अशिक्षित हैं, जिनके पास मूल साक्षर ज्ञान नहीं था साक्षरता का फिर भी। तो आगे देखिए, अशिक्षित लोग भी अच्छे काव्य की रचना करते हैं। कबीर, सूर आदि के उदाहरण हैं। लोकगीत जितने भी हैं उनके रचयिता भी प्राय गांव के रहने वाले अनपढ़ व्यक्ति ही होते हैं। यानी जो लोकगीत है उनके रचयिता भी अनपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, गांव के लोग होते हैं। यद्यपि विद्वान, व्यापक अध्ययन करने वाला, गंभीर चिंतक तथा दार्शनिक व्यक्ति काव्य की रचना निश्चय ही अधिक महत्वपूर्ण करता है, किंतु इससे प्रतिभा की कमी पूरी नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो सभी महापंडित, विद्वान, दार्शनिक आदि काव्य मर्मज्ञ कवि होते। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति काव्य की रचना नहीं कर सकता, लेकिन यह तय है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो काव्य बेहतर देगा। लेकिन अशिक्षित या जो अनपढ़ व्यक्ति हैं वो भी काव्य दे सकते हैं। वो लोक व्यवहार ज्ञान से, वार्तालाप से, शास्त्रों के अध्ययन से या जो व्यवहारिक अनुभव है उससे काव्य लिख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कबीर। कबीर कभी स्कूल नहीं गए थे, वो अनपढ़ थे, निरक्षर थे, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी काव्य रचनाएं दी है। आपने पढ़ा होगा, कबीर की मूल पुस्तक का नाम बीजक है। बीजक के 3 भाग है, साकी, शबद, रमेनी। उसका आप अध्ययन करें। कबीर क्या है, कबीर को समझने के लिए। कबीर 1398 से 1518 से मध्य हुए थे, लेकिन कबीर की जो धारणाएं थी, जो पाखंडों पर उनकी चोट थी, वो आज भी प्रासंगिक है। आज 500-600 साल बाद भी कबीर उतने ही प्रासंगिक लगते हैं जितने पहले थे। तो कबीर को सब चीजें ये पहले ही पता थी। विभिन्न धर्मों पर, विभिन्न बाह्य आडंबरों पर बहुत अच्छी चोट कबीर ने की है। तो व्युत्पत्ति के बाद हम चलते हैं तीसरे काव्य हेतु पर, जिसका नाम है तीसरे का अभ्यास। अभ्यास नाम से ही पता चल रहा है कि प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए वो सबसे अच्छा उदाहरण है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस दोहे का क्या अर्थ है? दोहे का अर्थ आपको पता ही है कि बार बार अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति पंडित बन सकता है। जिस प्रकार एक कुएं की जगत होती है, मुंडेर होती है, उस पर सूत की रस्सी जो बाल्टी लेने के लिए अंदर और बाहर जाती है, बार बार ऊपर नीचे होती है, तो सूत की रस्सी इस कुएं की जगत पर जो पत्थर है उन पर निशान कर देती है। तो व्यक्ति क्यों नहीं ज्ञानी हो सकता है, वो क्यों नहीं पढ़ सकता है? तो अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास की स्थिति सबसे निम्न मानी गई है, यानी काव्य हेतु में सबसे टॉपेस्ट कौन है? प्रतिभा, सेकंड व्युत्पत्ति, फिर है अभ्यास। तीसरी निम्न स्थिति अभ्यास की है। काव्य को उत्तम बनाने में भी उसकी भूमिका सीमित ही होती है। यह सच है कि कवि बिना अभ्यास के ही उत्तम काव्य की रचना कर लेते हैं, यानी बिना अभ्यास के भी कवि उत्तम काव्य की रचना कर लेते हैं, कोई अभ्यास की जरूरी नहीं है। कविता उनकी जीवा पर सहज ही में उतर आती है। आशु कवि ऐसे ही होते हैं। वाल्मीकि का प्रथम छंद भी उनकी अमर कृति बन गया था। भले ही कतिपय विद्वान ये कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, सार रूप में यही कह सकते हैं कि काव्य का मूल प्रेरक तत्व या हेतु क्या है? प्रतिभा। काव्य का मूल प्रेरक या मूल उत्प्रेरक क्या है? प्रतिभा। व्युत्पत्ति और अभ्यास तो उसको परिष्कार करने में उसके सहायक कहलाते हैं, जो निम्न है उससे नीचे की ओर। तो ये काव्य हेतु का जो टॉपिक है उन पर आप लिख सकते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्रों के अनुसार, कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं, उन्होंने काव्य के हेतु क्या क्या माने हैं उन पर मैं जिक्र करना चाहूंगा। दार्शनिक प्लेटो काव्य रचना के लिए ईश्वर की कृपा को आवश्यक मानते हैं। प्लेटो का नाम सुना होगा, दार्शनिक हुए हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक, और लगभग हर विषय को, चाहे काव्य शास्त्र ले लो, चाहे कोई लैंग्वेज ले लो, चाहे कोई मानवीय की विषय ले लो, सब पर अपने विचार प्रकट किए थे प्लूटो ने। तो प्लूटो ने ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त शक्ति है उसको काव्य के लिए प्रमुख माना। ईश्वरीय कृपा का मतलब, वहां प्लूटो ने जिसका जिक्र किया था, म्यूजेज का जिक्र किया था। म्यूजेज कौन है? अब मैं अगले पर लेता हूं। पाश्चात्य में सबसे पहले प्लेटो के विचारों की ओर करते हैं। तो
प्लेटो ईश्वर की कृपा काव्य रचना के लिए आवश्यक मानते हैं, और वहाँ ईश्वर जिसका जिक्र होता है वो है म्यूजेज। म्यूजेज यूनान की प्रमुख देवी मानी जाती है, विद्या की देवी मानी जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे सरस्वती माँ को विद्या की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, ठीक वैसे ही यूनान में प्राचीन काल में म्यूजेज को ईश्वर का प्रतिरूप, विद्या की देवी माना जाता था। तो प्लेटो ईश्वर अर्थात म्यूजेज की कृपा आवश्यक मानता है काव्य रचना के लिए। हाँ दिनेश जी चौधरी प्रणाम, नमस्कार। तथा प्लेटो आगे कहते हैं कि कविता को कवि की विक्षिप्त अवस्था में रची हुई कृति मानते हैं, कि कवि आधे पागल होते हैं और पागल अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में रची हुई कृति, ईश्वर की विक्षिप्त अवस्था में रची हुई कृति मानते हैं प्लेटो। उन्होंने कलाकार के लिए चिंतन और कला शिल्प से परिचित होने की आवश्यकता भी बताई है। आगे लॉन्जाइनस दूसरे महान वैज्ञानिक हुए हैं। लॉन्जाइनस ने आपके कोर्स में है, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व अपने स्नातक अंतिम वर्ष, नहीं स्नातक में नहीं, परा स्नातक या अधीन स्नातक एमए के अंतिम वर्ष में और कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर में ये कोर्स में है। लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व, प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत वगैरह कोर्स में। तो लॉन्जाइनस क्या कहते हैं? लॉन्जाइनस ने महान धारणाओं की क्षमता एवं भावावेश की तीव्रता पर बल दिया है। उसने अलंकार योजना तथा गरिमा में रचना विधान की बात भी कही है, जो शास्त्र ज्ञान से ही संभव है। यानी गरिमा में रचना विधान और अलंकार योजना, इन दोनों के मेल से कवि अच्छी रचना कर सकता है, ये लॉन्जाइनस मानता है। तो लॉन्जाइनस का मूल भाव अपने अभ्यास से सटीक बैठता है। उसके बाद फ्रायड के अनुसार, फ्रायड प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी हुए हैं। फ्रायड के अनुसार काव्य हेतु क्या होने चाहिए? देखिए, हमारी जो वासनाएं प्रत्यक्ष जीवन में अतृप्त रह जाती हैं, वे पहले हमारे अंतर्मन में जाकर गड़ जाती है, और फिर जब हमारा चेतन मन जागरूक नहीं होता है तो वे अपनी तृप्ति के लिए स्वप्न या कविता का माध्यम खोजती। अतः हम स्वप्न की अचेतन अवस्था में या काव्य सर्जन की अर्ध चेतन अवस्था में उन्हें तृप्त करते हैं। तो ये स्वप्न और अर्ध चेतन चेतन अवस्थाओं के जिक्र के माध्यम से काव्य की बताते हैं कि कोई ऐसी हमारे साथ घटना हुई है और उस घटना का हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है, वो घटना काफी लंबे समय तक अतृप्त पड़ी रहती है। जब वो पुनः जागृत होती है तब काव्य रचना की उत्पत्ति होती है, अर्थात काव्य रचना का ये कारण भी माना जाता है। आगे देखिए, मनोवैज्ञानिक शुंग नाम आपने सुना होगा, मनोवैज्ञानिक है वो भी शुंग। शुंग ने काव्य हेतु क्या माने हैं, शुंग की चर्चा भी करूंगा। जीवित रहने की इच्छा को जीवनी की मूल प्रेरणा मानते हैं, यानी जीवित रहने की ये जो इच्छा है शुंग, उसको जीवन की मूल प्रेरणा मानते हैं, जिजीविषा को। आगे क्या कहते हैं शुंग? उनका कथन है कि हम जीवित रहना चाहते हैं और जीवित रहने के लिए अपने भावों, विचारों, सपनों को अभिव्यक्त करना भी आवश्यक है। साहित्य, कलाएं, कविता आदि अभिव्यक्ति हैं, अतः काव्य का मूल प्रेरक तत्व क्या मानते हैं शुंग? जीवनेच्छा, जीवन जीने की इच्छा को मूल प्रेरक मानते हैं काव्य का शुंग। मनोवैज्ञानिकों ने कला को अयुक्त काम, अतृप्त इच्छाओं को रचनाओं का हेतु माना है। मनोविज्ञान अलग अलग सिद्धांत देती है। अनेक पाश्चात्य विद्वान कल्पना या कल्पनामयी धुन को काव्य का उत्पादक तत्व स्वीकार करते हैं। कल्पना बिंबों को महत्व देने वाले विचारकों के मतानुसार मानव बिंब ही अभिव्यक्त होकर काव्य का रूप धारण करते हैं। अनेक विद्वान हैं काव्योन्माद को काव्य का हेतु स्वीकार करते हुए कहते हैं कि कवि में काव्य की जागृति स्वयं ही होती है। कवि के पास काव्य की जागृति अपने आप अंदर से ही उद्भूत होती है। ऐसा पाश्चात्य विद्वानों का अलग अलग मत है। तो मूल रूप से आपको इन चार विद्वानों को मतों का जिक्र होना चाहिए काव्य हेतुओं के संदर्भ में। और भी कई विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। विद्वानों का एक वर्ग
मिथ्या कल्पना को भी काव्य का हेतु स्वीकार करता है। तो कतिपय विद्वानों ने अंतः प्रेरणा को भी काव्य की प्रेरणा कहा है। इसी प्रकार निर्बाध अभिव्यक्ति, भावुकता, भावावेश, अनुकरण, अति प्राकृतिक तत्व तथा अंधविश्वास को काव्य के रूप में, काव्य हेतु के रूप में प्रतिष्ठित करने का भी प्रयास अलग अलग विद्वानों ने किया था। कुछ विद्वानों ने डॉक्टर नगेंद्र, जो हमारे हिंदी के प्रसिद्ध कवि हुए डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने अपने व्यापक अध्ययन और गहन चिंतन के बाद काव्य हेतुओं के संबंध में निम्न विचार प्रस्तुत किए हैं, वो पढ़िए। आत्मा अभिव्यक्ति करने की इच्छा, ये थोड़े मोस्ट हैं, इनको हम अलग से पढ़ लेते हैं। भारतीय काव्य शास्त्री हैं, अभी तो हमने पाश्चात्य पढ़े थे, अब भारतीय जो विभिन्न आचार्य हुए हैं उनके मत पढ़ते हैं। उनमें सबसे पहले नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र का मत क्या कहलाता है? आत्मा अभिव्यक्ति करने की इच्छा काव्य लिखने की प्रेरणा है। आत्मा अभिव्यक्ति करने की इच्छा, ये याद रखें आप इतनी सी टर्म्स। डॉक्टर नगेंद्र ने आत्मा अभिव्यक्ति यानी अपने अंदर क्या है उनको अभिव्यक्त करने की जो इच्छा है वो क्या कहलाती है? वो काव्य हेतु कहलाती है। आत्मा अभिव्यक्ति करने की इच्छा काव्य हेतु है, अर्थात काव्य लिखने की प्रेरणा है आत्मा अभिव्यक्ति की इच्छा। उसके बाद है, इस आत्मा अभिव्यक्ति की प्रेरणा के मूल में होता है कवि के अपने मन में होने वाले आत्मा और अनात्मा के संघर्ष। कवि के मन में आत्मा और अनात्मा का जो संघर्ष है वो मन में चलता है, ये इसकी मूल प्रेरणा रहती है। कामवर्ती मनुष्य के प्रधान प्रवृत्ति है, आप सबको पता है ये। अतः आत्मा और अनात्मा का संघर्ष मुख्यतः काम भाव को लेकर होता है। ललित साहित्य की रचना में कामवर्ती ही प्रमुख होती है। अब इस पूरे प्रकरण जो काव्य हेतु है उसका मैं सारांश देना चाहूँगा। सारांश यही है कि काव्य रचना का प्रमुख कारण आत्मा अभिव्यक्ति की इच्छा और आत्म अभिव्यक्ति के लिए 3 बातें आवश्यक है। काव्य रचना का प्रमुख कारण है आत्मा अभिव्यक्ति की इच्छा, और आत्मा अभिव्यक्ति की इच्छा के पीछे 3 मूल कारण हैं। कौन कौन? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। प्रतिभा प्रमुख है, व्युत्पत्ति द्वितीय, अभ्यास निम्न है। प्रतिभा जन्मजात और ईश्वर प्रदत्त होती है तथा उसका परिष्कार करने के लिए, उसको परिपुष्ट बनाने के लिए व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? शास्त्र ज्ञान या लोक ज्ञान, लोक व्यवहार ज्ञान। व्युत्पत्ति जब भी आ जाए तो आप उसको अर्थ क्या करोगे? शास्त्र ज्ञान या लोक व्यवहार ज्ञान। तथा अभ्यास सहायक होते हैं, यानी व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा, ये तीनों मिलकर काव्य हेतु बनते हैं। तो ये काव्य हेतु टॉपिक था। आप इसको और डिटेल से यदि पढ़ना चाहे काव्य हेतु को, तो कोटा ओपन जो विश्वविद्यालय है या नेशनल जो इंदिरा गांधी है इग्नू विश्वविद्यालय, इनकी जो एमए के स्तर की जो सहायक सामग्री पुस्तकें मिलती है उसमें भी ये मैटर बहुत अच्छा दिया हुआ है। तथा यदि आप और इसको जो कॉलेज लेक्चर के साथी हैं वो इस टॉपिक को पढ़ना चाहें तो आपने 2-3 पुस्तकें तो वो सुनी थी। एक तो काव्य शास्त्र के लिए आती है जो काव्यांग विवेचन है लक्ष्मी नारायण जी की, एक अलंकार परिजात आती है नरोत्तम स्वामी की, एक और किताब अभी चर्चा की थी काव्य शास्त्र नाम से डॉक्टर भगीरथ मिश्र की आती है, उसका पढ़ सकते हैं। साथ ही एक भारतीय उपाश्चात्य काव्य शास्त्र की दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रचलित पुस्तक है जिसके लेखक है डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और एक गुप्ता जी और है, दोनों ने मिलकर लिखी है और दिल्ली विश्वविद्यालय में वो प्रचलित है। उस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है। तो साथियों धन्यवाद। आज की ये क्लास यहीं पूर्ण होती है और ये काव्य हेतु की क्लास थी, और कल मैं और आपको क्लास के लिए समय बताऊंगा और जिसको थोड़ा प्री शेड्यूल्ड कर लेंगे हम। हाँ, लैंग्वेज फेस्ट 30 में से 30 ला सकते हैं दिनेश जी बिश्नोई। आप थोड़ी योजना बनाकर और अच्छा मटेरियल आपके पास हो और पुरानी परीक्षाओं के पेपर देख के बढ़िया योजनाबद्ध तरीके से आप यदि तैयारी करते हैं तो 30 में से 30 आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे थे काव्य हेतु ये पूर्ण हुई। आगामी क्लास कब होगी? कल ही होगी, और उसका टाइम क्या रहेगा मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बता दूंगा। तो धन्यवाद साथियों।